नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए जनवरी 2023 में जो सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूं करंट अफेयर का। पहला पार्ट मैंने कवर कर दिया है, जिसमें मैंने फर्स्ट वीक के जो करंट अफेयर थे उनको कवर किया है। इसमें मेनली फर्स्ट वीक में जो भी लास्ट में करंट अफेयर बना है, जो छूट गए थे उनको कवर किया है, प्लस जो सेकंड वीक का करंट अफेयर है वो यहाँ पर कवर हो रहा होगा। तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसमें हम ग्रीन बॉन्ड आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएगा, साथ साथ नाटू नाटू को आरआरआर की फिल्म थी, उसमें एक गाना था नाटू नाटू, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए प्रवासी भारतीय दिवस में हम सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। साथ साथ डीआरडीओ ने एक ड्रोन बनाया है जो कि हिमालयन रीजन में आर्मी की मदद करेगा, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। साथ साथ हेल्ले पासपोर्ट और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको अंदर मिलेंगे डिटेल में। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ। वैसे आपको पहले मैं बता दूं कि ये 3 महीने में एक बार जारी होता है, मतलब ये क्वार्टरनली जारी किया जाता है, मतलब एक साल में 4 बार जारी होता है। लेकिन अब उन 4 में से सबसे कम जो रैंक रहती है उसको देश कंसीडर कर लेता है कि हमारी रैंक ये रही थी। ठीक है, तो भारत ने भी इसी प्रकार से कंसीडर किया हुआ है, मैं आगे आपको बताता हूं। तो देखिए, हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ 2023 के पहले क्वार्टर का, जिसमें दोबारा से जापान ने टॉप पोजीशन हासिल की है। मतलब जापान वो कंट्री है जिसके पासपोर्ट का यूज करके आप ज्यादातर देशों में फ्री वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। रैंकिंग देने का इनका तरीका ही यही है कि ये चेक करते हैं कि आपके पासपोर्ट से कितने देशों में फ्री वीजा, विदाउट वीजा जाया जा सकता है। तो इनके अकॉर्डिंग जापान एक ऐसा देश है जो कि 193 टोटल कितने देश 193 कंट्रीज में फ्री वीजा एंट्री ली जा सकती है। ध्यान रखिएगा, इसलिए जापान को पहली पोजीशन मिली है और लास्ट 5 सालों से इसको लगातार पहली पोजीशन मिल रही थी। ठीक, भारत की बात करें तो भारत को इसमें 85 पोजीशन मिली है, 85 पोजीशन मिली है। और भारत ने इसमें 85 में जो उज्बेकिस्तान है उसको और मोरिटानिया देश है, इन दोनों को शेयर किया है इस रैंकिंग को। आपको बता दूं, भारत के पासपोर्ट का यूज करके हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप 59 कंट्रीज में विदाउट वीजा या फ्री वीजा आप जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो ये पूरी लिस्ट है जिसमें टॉप 10 कंट्रीज को मैंने यहां पर, मतलब टॉप 10 रैंकिंग को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि कई रैंकिंग में 2 देश भी हैं। ठीक है, जैसे कि जापान तो पहले पोजीशन पर है, पिछली बार सिंगापुर भी पहली पोजीशन पर था, लेकिन इस बार सिंगापुर को सेकंड पोजीशन साउथ कोरिया के साथ दी गई है। उसके पासपोर्ट का यूज करके 192 कंट्रीज या 192 डेस्टिनेशन में विदाउट वीजा एंट्री की जा सकती है। इसी प्रकार से पूरी ये डिटेल है। ठीक, अब यहां पर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है पेटीएम से। पेटीएम आपको पता है, सभी लोग आप यूज करते हैं। 2010 में इसको फाउंड किया गया था विजय शेखर शर्मा, ये लिखे हुए यहां पर विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा। ये इस समय पर सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं पेटीएम के। लेकिन 2015 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक भी डेवलप किया। आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों ने सुन भी रखा है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के इस समय पर एमडी और सीईओ कौन बने? देखिए, पेटीएम के सीईओ है विजय शेखर शर्मा, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक के अभी सीईओ और एमडी अपॉइंट किए गए हैं सुरिंदर चावला को। सुरिंदर चावला की बात करें तो इनको काफी ज्यादा बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस है, इसीलिए इनको यहां पर हायर किया गया है। इन्होंने जगह किसकी ली है? तो आपको बता दूं, इन्होंने जगह ली है सतीश कुमार की। सतीश कुमार के रिटायर होने के बाद ये अक्टूबर 2022 में रिटायर हो गए थे, लेकिन उसके बाद इनकी जगह पर इंटरिम सीईओ के पद पर दीपेंद्र सिंह राठौर जी काम कर रहे थे। और अब परमानेंटली सुरिंदर चावला जी को सीईओ बना दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पेटीएम को फाउंड किया गया था
2010 में, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक को फाउंड किया गया था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो ये है सुरिंदर। ठीक, ध्यान रखेंगे सुरिंदर चावला जी। अगला क्वेश्चन है केविन मैकर्थी। केविन मैकर्थी कौन है? तो आपको बता दूं, इनको नया स्पीकर, यूएस में स्पीकर के पद पर इनको अपॉइंट किया गया है। वैसे आपको बता दूं जो बाइडन जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं, वो बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। वहां पर दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और एक पार्टी जिसके केविन मैकर्थी हैं, रिपब्लिकन पार्टी। तो इन दोनों पार्टियों के बीच में ही आपस में चुनाव होता है। तो अब केविन मैकर्थी तो रिपब्लिकन पार्टी से चुने गए हैं और ये स्पीकर के पद पर काम करेंगे यूएस की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर। लेकिन इन्होंने जगह ली है नैन्सी पेलोसी की। वो किस पार्टी से बिलोंग करती थी? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती थी, जिससे जो बाइडन बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बाइडन वहां के प्रेसिडेंट है, यूएसए के प्रेसिडेंट है। यूएसए की बात करें तो वहां की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, डॉलर वहां की करेंसी है, प्रेसिडेंट जो बाइडन है। ठीक, चलिए आगे बात करें। ये है मैकर्थी। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। आपको पता होगा खेलो इंडिया यूथ गेम भारत में जो यूथ है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको स्पॉन्सर करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। जो इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस करता है उनको कुछ स्पॉन्सर करती है सरकार, जिससे कि अपने खेल को बेहतर करें और ओलंपिक जैसे बड़े, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्मेंस करे, है ना। तो उसी प्रकार से खेलो इंडिया यूथ गेम हर साल ऑर्गेनाइज होता है। कोरोना वायरस के समय इनका जो टाइम पीरियड है, वो जो शेड्यूल है वो इधर उधर हुआ है। तो 2022 यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि लास्ट ईयर ना हो नहीं पाया था। तो अब इसको जनवरी में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो इसकी टॉर्च, थीम सॉन्ग और मस्कट को अनवील किया गया है, मस्कट को लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इसीलिए वहां के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसको अनवील किया गया, मस्कट सॉन्ग और साथ साथ टॉर्च को। यहां पे आपको बता दूं इसका मस्कट क्या होने वाला है, तो आशा इसकी मस्कट होगा और इसकी थीम सॉन्ग होगा हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। क्या? हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। और इसको गाया किसने है? तो शान नाम के सिंगर ने गाया है। ठीक, चलिए आगे। और टॉर्च की बात करें तो टॉर्च का नाम है अमरकंटक। क्या? अमरकंटक। आपको पता होगा अमरकंटक की पहाड़ियां वगैरह हैं, तो उसके नाम पर रखा गया है। ठीक, इनॉग्रेशन के समय पर शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंस भी कर दिया गया कि हम 5 लाख रुपए एशियन गेम्स में जो भी मेडल जीत कर लाए हैं उनको हम देने वाले हैं। ठीक है, और साथ साथ ट्रेनिंग वगैरह देंगे, जिससे आने वाले बड़े बड़े जैसे ओलंपिक और जो कॉमनवेल्थ गेम है वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करें। साथ साथ अब जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसमें भी भारत सरकार प्रमोट करती है। उन चुने हुए जो मेडल जीत कर लाते हैं उनको चूज करती है, चूज करने के बाद उनको स्पॉन्सर करती है, जिससे कि वो आगे चल के बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। ठीक, चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहली बार इसमें काइंग कोइंग ये इसकी बात बता दूं तो नौयाकन है, मतलब नाव वाला गेम है। ठीक है, इस जो उत्तराखंड में अभी इसी की यूनिवर्सिटी भी डेवलप होने वाली है ना। तो इसको खेला जाएगा। फेंसिंग का मतलब है कि तलवारबाजी। तो ये वाले गेम को पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये टोटल 8 सिटीज में होगा मध्य प्रदेश के, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और इसको जनवरी 31 से लेकर 11 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसको सबसे पहले खेलो यूथ गेम को पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था नई दिल्ली से। उसमें हरियाणा सबसे टॉप पोजीशन पर रहा मेडल के मामले में। 2019 में फिर हुआ पुणे में, महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर रहा। 2020 में गुवाहाटी में हुआ, महाराष्ट्र उसमें भी टॉप पोजीशन पर रहा। लेकिन 2021 वाला हो नहीं पाया, उसको 2022 में कराया गया। तो 2022 में जब कराया गया तो पंचकुला हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराया गया और हरियाणा ही इस पर टॉप पर रहा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में पृथ्वी 2 का जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसको लॉन्च किया गया। उड़ीसा का एक कोस्ट है चांदीपुर कोस्ट, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी 2 का जो मतलब
एक्सटेंडेड वर्जन है, इसको लॉन्च किया गया है कब? 10 जनवरी 2023 को। आपको बता दूं कि जो ये एक्सटेंडेड वर्जन है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं पृथ्वी 2 की, तो पृथ्वी 2 भारत में ही खुद ही डेवलप किया हुआ सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रेंज का मतलब 250 से लेकर 350 तक का इसका रेंज है, मतलब यहां तक ये अटैक कर सकता है। और साथ साथ ये अपने पास पेलोड लेकर भी जा सकता है, मतलब कोई बॉम्ब वगैरह अगर इसको लेकर जाना है तो ये लेकर जा सकता है और वहां पर बहुत ही एक्यूरेटली ये टारगेट करता है। ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के लिए पहले इसको डेवलप किया गया, लेकिन अब इसको इंडियन आर्मी के लिए भी डेवलप कर दिया गया है, जिससे कि अब इंडियन आर्मी भी इसका यूज कर पाए। आगे बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल दो प्रकार की मिसाइल है नॉर्मली, तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो कि अर्थ से पैराबोला शेप बनाती है और जाके टारगेट पर अटैक करती है। और क्रूज मिसाइल की बात करें तो वो अर्थ के काफ़ी क्लोज होती है, काफ़ी क्लोज ट्रेवल कर करके टारगेट पर अटैक करती है। बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी के लिए मतलब यूज़ की जाती हैं, और जो क्रूज मिसाइल है वो छोटी दूरियों के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता तो आपको पता होना चाहिए। और बैलिस्टिक मिसाइल को सैटेलाइट्स के माध्यम से पकड़ा जा सकता है, क्रूज को नहीं पकड़ा जा सकता, है ना। यहां पर बात की जाए तो भारत ना 2003 से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है। भारत खुद में सशस्त्र बलों को बेहतर करने के लिए ऐसा कर रहा था। तो 2003 से भारत मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम कर रहा था, जिसमें भारत ने टोटल 5 डेवलपमेंट किए, 5 मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पूछा जा सकता है, पृथ्वी की बात करें तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि की बात करें तो इसके बहुत सारे वर्जन्स लॉन्च किए जा चुके हैं और ये सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, या फिर कुछ और तरीके से आपको ऑप्शन देकर पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, त्रिशूल एंटी टैंक मिसाइल है। क्या? एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये सारी चीजें याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अब डीआरडीओ ने रिसेंटली में डेवलपमेंट किया। क्या किया? एक ड्रोन डेवलप किया। आप कहोगे अरे ड्रोन तो हर कोई डेवलप कर देता है, क्या दिक्कत है? ड्रोन कुछ इस प्रकार का है कि ये आर्मी के लिए, आर्मी के डेडिकेशन से इसको डेवलप किया गया है। कैसे? देखिए, आर्मी को ना ऊंचाई में, वही हिमालय में रहती है, सियाचिन जैसे हाई रेंजेस पे रह रही, हाई एल्टीट्यूड पर रह रही है, और साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आसानी से खाना, दवाइयाँ पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए डीआरडीओ ने ऐसा किया है कि एक ड्रोन लॉन्च किया है, ड्रोन को रिप्रेजेंट किया है, लॉन्च नहीं किया, रिप्रेजेंट किया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो हमारा ये ड्रोन है ये 5 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक का आपका जो भी पेलोड है उसको जो भी सामान है उसको ले जा सकता है, और ले जाने के बाद आर्मी को डिलीवर कर सकता है वेरी एक्यूरेटली। साथ साथ ये सेल्फ खुद से ऑटोमेटेड मतलब इसका यूज़ किया जा सकता है। कितने? तो इसका कुछ रेंज है, 5 किलोमीटर तक आप इसको सेल्फ मतलब ऑटोमेटेड तरीके से यूज कर सकते हैं। अब उसके आगे यूज करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी और बेहतर करनी पड़ेगी, लेकिन अभी 5 किलोमीटर तक का इसका ट्रायल हो चुका है, जिसमें सक्सेस हुआ है, और भी कुछ ट्रायल्स होंगे, उसके बाद फिर आर्मी को ये डीआरडीओ सौंप देगा। वैसे 108 नंबर की इंटरनेशनल कांग्रेस जो अभी हुई है उसमें इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में जो अभी हुई थी रिसेंटली में, याद होगा आपको। तो आपको बता दूं कि 5 से 25, लेकिन डीआरडीओ कह रहा है कि हम इसको 30 किलोग्राम तक, ताकि ये 30 किलोग्राम तक का सामान लेके हाई एल्टीट्यूड में आर्मी के जो सैनिक हैं उनको दे सके। ठीक, तो 108 नंबर का इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस जो कि नागपुर महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराई गई, वहां पर डीआरडीओ ने इस जो ड्रोन है इसको रिप्रेजेंट किया है, जिससे कि आर्मी की बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, प्लस बहुत सारा जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनको कम खर्चे पर पूरा किया जा सके। क्योंकि अगर दवाइयाँ भी देनी है, थोड़ा मतलब कम भार का सामान भी देना है, तब भी एक हेलीपैड जाता है वो उनको देकर आता है, लेकिन इसमें ड्रोन में कम खर्चा आएगा और आर्मी का काफ़ी खर्चा बचेगा, इसलिए डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है।
ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के अकॉर्डिंग 14,000 फीट तक इसको टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसकी कैपेसिटी को और बेहतर किया जाए, उसके बाद इंडियन आर्मी को दिया जाए। अभी इसके और भी ट्रायल होंगे, और भी टेस्ट होंगे, उसके बाद इंडियन आर्मी को ये दिया जाएगा। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे भारत देश में ये इंडियन आर्मी के लिए अलग अलग रिसर्चेस का काम करती है। इसको फाउंड किया गया था 1958 में, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और समीर वी कामत इस समय पर इसके चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन, तो छत्तीसगढ़ में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा क्योंकि इसमें ना चीफ मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व हो गए और खुद जो भी परंपरा थी उसको फॉलो करने लग गए। तो चेरचेरा नाम का, क्या नाम का, चेरचेरा नाम का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया। नॉर्मली पूरे छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन मेनली जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने रायपुर में मतलब एक फेस्टिवल टाइप का, और इस फेस्टिवल को मतलब बनाया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रायपुर का हो गया। आपको बता दूं यहाँ पर होता क्या है। तो नॉर्मली चेरचेरा फेस्टिवल में जो लोग होते हैं वो किसानों के पास जाते हैं और उनसे दान मांगते हैं। वो जो भी उनकी इच्छा हो, उनकी श्रद्धा हो, वो दे देते हैं। इसी प्रकार से पूरे इलाकों में दान मांगा जाता है। जो वहाँ की एक संगठन होता है वो दान लेकर इस पूरे जो दान को रात के समय एक पूरा फेस्टिवल टाइप, मतलब एक पूरा मतलब पार्टी टाइप का ऑर्गेनाइज कराते हैं और उसी से जो दान मिला है उसी को यूज़ किया जाएगा। कोई अपना घर वर से नहीं लाएंगे, उसी को यूज़ करके फिर आराम से एंजॉय करते हैं। तो यही एक चेरचेरा फेस्टिवल, जो कि नॉर्मली छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल साहब, उन्होंने भी इस फेस्टिवल को बनाया है और इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे लोगों से दान मांगा है और खुद भी दान दिया है। तो आपको बता दूं, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आपको बताऊं, चेरचेरा फेस्टिवल फुल मून नाइट में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। और कब, तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पौष मंथ में। कब, पौष मंथ में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब इस फेस्टिवल में जो दान लिया जाता है उससे ना उससे ये आता है कि हाँ, हम भी किसी से, हम सबसे बड़े नहीं हैं, हमें दान मिलेगा, इस प्रकार की भावना आती है। ईगो को खत्म करने की कोशिश की जाती है। और साथ साथ जब दान दिया जाता है तो दान देते समय नॉर्मली मतलब हमारा जो उदारपन है वो निकल के आता है, इसलिए इस फेस्टिवल को, चेरचेरा फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, जहां पर यह फेस्टिवल चीफ मिनिस्टर साहब जी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा ये न्यूज़ में। और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है और भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन, 120 फीट टॉल पोलो स्टैचू इनॉग्रेट हुआ है, कहां पर, मणिपुर में, और अमित शाह जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखिएगा, पोलो स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है। नॉर्मली माना जाता है कि भारत में ही पोलो जिसमें 4 प्लेयर खेलते हैं, और इस गेम को मणिपुर से ही स्टार्ट किया गया था। इसीलिए मणिपुर में ही एक मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स जो कि इम्फाल में अवेलेबल है, उसी में 120 फीट का टॉल स्टैचू पोलो प्लेयर्स का लगाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर में लगा है, अमित शाह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया 6 जनवरी 2023 को, 6 जनवरी 2023 को। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं मणिपुर में इनॉग्रेट करते हुए हमारे अमित शाह जी, जो कि इस समय पर होम मिनिस्टर है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसकी कैपिटल इम्फाल है। ला गणेशन यहाँ के गवर्नर है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ, आपको पता होगा कि उत्तराखंड में ये अवेलेबल है और यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हुई है, घरों में, सड़कों में, सरकारी दफ्तरों में, जहाँ देखो वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, जिसकी वजह से इसको एक आपदा घोषित कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जोशीमठ जो कि हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ के पास अवेलेबल है और यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े क्रैक्स मिले हैं जिसकी वजह से इसको आपदा घोषित कर दिया गया है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जिनका नुकसान हुआ है उसको हम कुछ हद तक भरपाई करने की कोशिश करेंगे। केरला, अगला क्वेश्चन है केरला से। केरला पहला स्टेट ऐसा बना जहाँ पर डिजिटल बैंकिंग सर्विस इनेबल्ड कर दी गई है, मतलब बैंकिंग्स में ऑलमोस्ट डिजिटली काम होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं ये अभी से नहीं चल रहा है, केरला में बहुत टाइम से डिजिटल की तरफ
आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। साथ साथ इन्होंने बहुत सारे गांव, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारी जगहों को डिजिटल करने की कोशिश की है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि केरला पहला हाई कोर्ट है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका था। वहां पर नॉर्मली डिजिटल ही काम हो रहा था, तो उसी की वजह से केरला पहला स्टेट इसमें भी बन गया कि वो डिजिटल बैंकिंग सर्विस अब प्रोवाइड कराने वाला है। इसकी अनाउंसमेंट 7 जनवरी 2023 को केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन जी के द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, पहला स्टेट बना है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो यहां पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जैसे केरला ने खुद का अपना इंटरनेट डेवलप कर लिया था, आपको पता होगा के फोन के नाम से इंटरनेट फैसिलिटी इन्होंने डेवलप की थी। साथ साथ इनका जो 2021 में त्रिशूर नाम की एक जगह है, पहली डिस्ट्रिक्ट बनी जो कि पूरी तरीके से डिजिटल हो गई। और साथ साथ कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट बाद में बनी जो कि पूरी तरीके से डिजिटल के रूप में इन्होंने बहुत काम किया और आज अभी भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो अहमदाबाद में। नॉर्मली अहमदाबाद से स्टार्ट होता है, फिर दूसरी जगहों पर भी इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात का सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक है, जिसको 8 जनवरी को अहमदाबाद से स्टार्ट किया गया। 14 जनवरी को इसका समापन हो जाएगा। दूसरे और सिटीज में भी इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसकी थीम जो G20 की थीम है वही रखी गई, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, क्योंकि भारत ने दिसंबर 2022 से अगले साल नवंबर 2023 तक अपनी G20 की प्रेसिडेंसी को होल्ड किया है। और गुजरात में भी भारत अलग अलग सिटीज में इसकी बैठकें ऑर्गेनाइज कराएगा, तो गुजरात में भी 50 से ज्यादा बैठकें होंगी। इसीलिए इसने इसकी थीम भी G20 वाली थीम को ही रखा है। भूपेंद्र भाई पटेल जी जो कि इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट इन्होंने किया था, और इस फेस्टिवल की बात करूं तो 2-2 साल के अंतराल में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक, आप देख सकते हैं काइट फेस्टिवल की एक तस्वीर। इसमें गिनीज रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ, क्योंकि इसमें 68 कंट्रीज के जो पतंगबाज थे उन्होंने यहां पार्टिसिपेट किया। भारत के अलग अलग स्टेट्स के पतंगबाजों ने पार्टिसिपेट किया, तो नंबर ऑफ पतंगबाज बहुत ज्यादा हो गए और अलग अलग देशों के पतंगबाज एक साथ आए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 68 कंट्रीज के जो पतंगबाज थे एक साथ पतंग उड़ा रहे थे, इसीलिए गिनीज रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ और भूपेंद्र भाई पटेल को इसका सर्टिफिकेट भी दिया गया। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की बात करें तो 1989 में इसको स्टार्ट किया गया था, ऑब्जर्व करना 14 जनवरी को, और 14 जनवरी को इसका समापन होगा। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा ने यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है। यूनाइटेड नेशन में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है 2023 के लिए। आपको बता दूं किस चीज के लिए जीता है, तो जगह मिशन के लिए जीता है। ओडिशा में जगह मिशन चल रहा है। जगह मिशन का मतलब कि जो स्लम्स लोग हैं, जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनको स्टेबल किया जाएगा, उनको ऐसी जगह विस्थापित किया जाएगा जिसमें वो जो झुग्गी जगह है उसको खाली करेंगे। खाली करके उसकी जगह सरकार उनके लिए मकान वगैरह डेवलप करेगी, जिससे उनको वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, और ये जगह मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। साथ साथ उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा ये अनाउंस भी किया जा चुका है कि हम 2023 दिसंबर तक भारत के उड़ीसा को स्लम फ्री कर देंगे। इसीलिए ये जो जगह मिशन है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा और यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 का इस मिशन को दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, RRR का गाना है नाटू नाटू, जिसको गोल्डन ग्लोब में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है। पहली बार मिला है, पहली बार मतलब 20 सालों में पहली बार मिला है, 2 दशकों के बाद इसको पहली बार मिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, RRR का नाटू नाटू बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। इसको कंपोज किसने किया है, बहुत नाम इनका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही इस अवार्ड को जाकर रिसीव किया था। तो MM कीरावनी, कौन? MM कीरावनी के द्वारा इसको कंपोज किया गया और गाया गया है काला भैरव और साथ साथ राहुल सिप्लीगुंज के द्वारा। ध्यान रखिएगा, राहुल सिप्लीगुंज के द्वारा इसको गाया गया और काला भैरव ने भी, दोनों ने मिलकर गाया, और साथ साथ M कीरावानी ने इसको कंपोज किया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, नाटू नाटू बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। ये RRR फिल्म जिसको डायरेक्ट किया है राजमौली साहब ने, और रामचरण और जूनियर NTR के द्वारा इसमें लीड रोल एक्ट किया गया। ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क फिल्म ऑफ क्रिटिक्स
सर्कल में भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड राजमौली साहब को मिल चुका है। अगर बात करें फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब में कब कब नॉमिनेशन हुए थे, तो सलाम बॉम्बे और मानसून वेडिंग को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उस टाइम पर यह अवार्ड इनको नहीं मिला। लेकिन आरआरआर ऐसी फिल्म रही जिनको ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है गोल्डन ग्लोब में कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिसको यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का दर्जा मिला, तो नाटू नाटू। और किसने कंपोज किया वो भी पता होना चाहिए, MM कीरावनी। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो ये है MM कीरावनी साहब, ये दोनों हैं एक्टर और ये इनके डायरेक्टर राजमौली साहब। अगला क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चंद्रचूड़ जी, जो इस समय पर भारत के चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, जिनके बारे में बताऊं तो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है LLB, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है इन्होंने मतलब मास्टर्स की, जो LLB की जो मास्टर्स होता है वो, ठीक है, LLB के बाद जो मास्टर्स होता है उसको किया है। तो हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल सेंटर ने, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने इनको अवार्ड दिया है ग्लोबल लीडरशिप का, लॉ को आगे बढ़ाने, अपने जीवन को लॉ को समर्पित करने के लिए। ध्यान रखिएगा, जो हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, उनको मिला है अवार्ड अपनी पूरे जीवन को लॉ को समर्पित करने के लिए। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने यह अवार्ड इनको दिया है, किसके रूप में, तो ग्लोबल लीडरशिप के रूप में दिया है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से पढ़े हैं तो इसलिए शायद इनको अवार्ड दे दिया गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 11 जनवरी 2023 को इनको ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से यह अवार्ड मिलेगा। अगला क्वेश्चन, DY चंद्रचूड़ जी की बात करें तो ये मुंबई में इनका लालन पालन हुआ, मतलब मुंबई में बड़े हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB की और LLM मतलब LLB के बाद जो मास्टर्स होता है उसको इन्होंने कहां से किया, तो हार्वर्ड लॉ स्कूल USA से किया, और उसके बाद अब ये 50वें नंबर के भारत के CJI है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने ग्रीन बॉन्ड, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा की है। अब सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है सरकारी, मतलब ऐसा बॉन्ड जिसके डूबने की प्रोबेबिलिटी बहुत लेस हो, और सरकार के द्वारा किया गया है तो काफी ज्यादा कम चांसेस है कि सरकार कभी डूब जाए। तो इसलिए सोवरेन का मतलब आपका बॉन्ड बहुत ज्यादा मतलब सिक्योरिटी के साथ है। तो सोवरेन का मतलब ये, ग्रीन बॉन्ड का मतलब जो भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का मतलब सरकार के द्वारा बॉन्ड जारी किया गया है जिसका यूज कहां होगा, ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने में, और साथ साथ एनवायरनमेंट से कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। तो इस फंड का सिर्फ इसीलिए यूज किया जा सकता है और इसीलिए हम इसको सोवरेन ग्रीन बॉन्ड कह रहे हैं। और RBI के द्वारा इसको जारी किया जाएगा। कब जारी किया जाएगा? 2 किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त होगी 8,000 करोड़ की, दूसरी किस्त होगी 8,000 करोड़ की। 25 जनवरी को पहली किस्त जारी होगी 8,000 करोड़ की, और 9 फरवरी को दूसरी किस्त जारी होगी 8,000 करोड़ की। आपको बता दूं, इसमें बॉन्ड कुछ इस प्रकार से जारी होंगे कि जब 25 तारीख को जारी होगा तो 8,000 में 4 करोड़ 4,000 करोड़ 4,000 करोड़ 4,000 करोड़ को 5 साल के लिए बॉन्ड के रूप में जारी होगा, और 4,000 करोड़ को अगले 10 साल के लिए बॉन्ड के रूप में जारी होगा। तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड आपको मैंने बता दिया कि 9 नवंबर को अनाउंसमेंट की गई थी भारत सरकार के द्वारा कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, और अब यह अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हम इसको जारी करेंगे 25 जनवरी और 9 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, सोवरेन बॉन्ड मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड अब जारी होने वाला है RBI के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो ग्रीन बॉन्ड आपको समझ आ चुका होगा। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड मैंने आपको बता दिया कि 5 साल और 10 साल के लिए 4-4 हजार करोड़ दोनों बार ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें। तो सोवरेन बॉन्ड क्या होता है? उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि सरकार के द्वारा ग्रीन एनर्जी और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जिस फंड का यूज किया जाएगा, जिस फंड को इकट्ठा किया जा रहा है, उस फंड को कहते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। उम्मीद करता हूं समझ आएगा। चलिए आगे बात करें। तो यहां पर RBI की बात हुई है, तो RBI को 1935 में फाउंड किया गया। RBI का नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया,
और इस समय पर इसके पहले इसके गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इकलौते गवर्नर और बाद में प्राइम मिनिस्टर बने वो थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और ये कब आरबीआई के गवर्नर थे तो 1982 से 1985 तक थे। आरबीआई की आज तक महिला गवर्नर नहीं बनी, लेकिन इसकी डिप्टी गवर्नर महिला बनी है। तो पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी तो केजे उदेशी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस, आपको पता होगा कि हम 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व कर रहे हैं। कब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 9 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। 9 जनवरी को क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और बाद में उन्होंने भारत की आज़ादी में अहम योगदान निभाया और भारत को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने में अहम रोल किया। आज़ाद तो बहुत लोगों ने मिलकर कराया, तो इसीलिए 9 जनवरी को भारत सरकार ने अनाउंस किया कि हम इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। इसी के रूप में एक सम्मेलन भी होता है जो कि 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश इंदौर में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने 9 जनवरी को पार्टिसिपेट किया। 10 जनवरी को हमारी राष्ट्रपति जी जो इस समय पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और प्लस वहां पर उन्होंने एनआरआईज को अवार्ड्स भी दिए। आपको पता होगा इस बार हमने 27th एनआरआईज को सम्मान दिया है कि उन्होंने भारत का नाम दुनिया में जाकर बड़े बड़े पद में पहुंचकर नाम रोशन किया है। इसीलिए हमने 27 लोगों को इस बार एनआरआई का अवार्ड दिया जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाएगा। 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया मध्य प्रदेश इंदौर में ऑर्गेनाइज हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया 9 जनवरी को, लेकिन 8 जनवरी से इस कन्वेंशन को स्टार्ट कर दिया गया था। थीम की बात करें तो डायस्पोरा रिहेबिलिटी पार्टनर विद इंडियन प्रोग्रेस इन द एज ऑफ अमृत, तो ये इसकी थीम रखी गई है। ध्यान रखेंगे 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और बाद में उन्होंने भारत की आज़ादी में अहम रोल अदा किया। इसीलिए भारत सरकार ने 2003 में अनाउंस कर दिया कि 9 जनवरी को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। वैसे पहले हर साल होता था, लेकिन बाद में 2015 में अनाउंस किया गया कि हर 2-2 साल के अंतराल में हम प्रवासी भारतीय दिवस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।